Hello everyone. Today we will start what is a resources conservations and how we can do it resources conservation. ठीक है, हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं और इसके लिए एक क्लब बनाया गया था और जिस क्लब की संस्थापना की गई थी, ठीक है, उसको रोमन ऑफ क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। ठीक है, और ये रोम क्लब क्यों बनाया गया था? ये रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल क्या होता है? जब हम वर्ल्ड लेवल पर अपने पृथ्वी के रिसोर्सेज को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, पृथ्वी के रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए एक समिट बनाई गई थी और ये समिट बनाई गई थी 1968 में। ठीक है, ये समिट कब बनाई गई थी? 1968 में बनाई गई थी। ठीक है, Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was the once again presented by, ठीक है, स्क्यूचार इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, और गांधी जी की एक पुस्तक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें यह है टॉपिक लिया गया है और किस प्रकार से हम रिसोर्सेज को कंजर्वेशन कर सकते हैं। द सेमिनियल कंट्रीब्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशंस एट द ग्लोबल लेवल। और हमें वैश्वीकरण यानी कि हमें ग्लोबल लेवल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर रिसोर्सेज को किस प्रकार से संरक्षण देना चाहिए। ठीक है, वाज अ मेड बाय द ब्रूटलैंड कमीशंस रिपोर्ट। ठीक है, और ये एक प्रकार की कमीशन रिपोर्ट थी जो 1987 में बनाई गई थी। ठीक है, 1987 में बनाई गई थी और जिसके द्वारा क्या था, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस बाय द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से हमें बचा के रखना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इन रिसोर्सेज को इस प्रकार से खर्च करना कि हम उनको पृथ्वी पे ख़त्म होने से बचा सकें। ठीक है, और आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और ये पुस्तक क्या था, इसका टाइटल का नेम था आवर कॉमन फ्यूचर। हम सभी का जो फ्यूचर है वो क्या है, एक ही है और हम उस पर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। और इसका जो सबमिट हुई थी ये 1992 में हुई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले। 1992 में हुई थी और ये किस में हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, ब्राज़ील के रिनेडियो जीरियो में हुई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपकी इसके बारे में। तो अब जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द व्हाट इज अ मीनिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, वी लिव ऑन लैंड। देखो, लैंड रिसोर्सेज क्या है कि पृथ्वी पे हम पूरी तरह से रहते हैं। ठीक है, हम अपनी पृथ्वी पे क्या करते हैं, पृथ्वी पे जीवन यापन करते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। द वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। द व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे होती हैं जिससे हम पैसा अर्न करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज द हु गिव द मनी, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स। ठीक है, जिनके द्वारा अपना कोई भी कार्य किया जाता है और उस कार्य को करने से जो भी पैसा उसको मिलता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आज दोज एक्टिविटीज द हु collect the money, but non economic activities not collect the money, like जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने माता पिताओं की सेवा करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी से क्या होता है, हमें पैसे नहीं मिलते। जिस एक्टिविटी से हमें पैसे नहीं मिलते तो वो एक्टिविटी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे किसके उसमें, इकोनॉमिक्स के चैप्टरों में। ठीक है, डेवलपमेंट के चैप्टरों में, और इसके बारे में आप 9th के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वे। ठीक है, ठीक है, और हम अपनी ज़मीन का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है कि जब जब प्रकृति के द्वारा इस पर अलग अलग प्रकार की क्या की जाए, अलग अलग प्रकार की इस पर
अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। तो वी कैन कॉल्ड ऑल्सो द नेचुरल वेजिटेशंस, यानी कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वनस्पतियों को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए हुए जितने भी जंगल्स हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशंस में कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जैसे आपके अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है। स्नेक है, कोई काले कलर का है, कोई नीले कलर का है, कोई कोई हरे कलर का है। ठीक है, और क्या है कि ह्यूमन लाइफ भी क्या है, लैंड के ऊपर ही होती है। हमने जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे सड़कें बनी हुई है, कम्युनिकेशन बना हुआ है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन जैसे कि हमारा पूरी तरह से कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। एक में तो होता है सेंडर और एक में होता है रिसीवर। सपोज आपने किसी को फ़ोन कॉल किया तो यू आर द सेंडर, और व्हेन ए pupil इज पिक अप योर कॉल, दैट्स इज ए रिसीवर। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन वे में क्या होता है कि एक तो होता है कहने वाला और एक होता है सुनने वाला। ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, मोबाइल भी हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा टेलीविज़न भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातचीतें हमें एक दूसरे तक पहुंचती हैं। ठीक है, सरकार को कोई भी न्यूज़ देनी होती है वो हमें न्यूज़ के माध्यम से चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं। ठीक है, हाउएवर किसी तरह लैंड इज ए एसेस्ट ऑफ ए फाइनेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये एक अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। ठीक है, और हम इसे अलग अलग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, विद केयरफुल प्लानिंग। केयरफुल प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें इसकी जो रक्षा करनी चाहिए या फिर हमें इस पर जो भी काम या जो भी एक्टिविटी करनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लान होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी फसल बोते हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम इस फसल को काटने के बाद फिर क्या करेंगे, और फिर इस प्रकार की भूमि में हम क्या बोएंगे, फिर हम सीजन्स में बरसात से पहले क्या बोएंगे, फिर उसके बाद क्या बोएंगे। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है इसमें। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जो ये नीले कलर का है, तो इससे बताया गया है कि इतना भाग जो है वो प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन्स हमारी पृथ्वी पे प्लेन्स कितने भाग है, ठीक है, 43%। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में बताया गया है ये 43% भाग पर क्या होता है, हमारे यहाँ मैदानी भाग है। ठीक है, और माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स कितने परसेंट पर है, 30% पर। ठीक है, और प्लेटू, ठीक है, प्लेटू का मतलब है पठार। पठार कितने भाग पर है, 27% पर। तो प्लेटू क्या होते हैं, प्लेटू ज़मीन से उठे हुए ऐसे भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमें दक्षिण की साइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ इसमें इसलिए बताई गई है, ये तीनों चीज़ें ज़मीन पर मिलती है और इन तीनों चीज़ों के लिए हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़मीन पर अलग अलग जो हमारी भूमि होती है उस पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कुछ प्लेन्स के रूप में होती है, यानी कि मैदानी भाग के रूप में होती हैं, कुछ पर्वतों के रूप में होती हैं। पर्वतों के रूप में कैसी होती हैं, ऐसे। ठीक है, और कुछ इस पर स्थलाकृति होती हैं कैसी, ऐसी, पठार के रूप में। इस क्लियर। ठीक है, फिर इंडिया हैज़ ए अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड आइसलैंड। ठीक है, भारत पर 4 तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदानी भाग और द्वीप। द अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इन ए प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स एरिया वो होता है जो पृथ्वी पे, यानी कि जो ज़मीन से, यानी कि जो समुद्र तल से सिर्फ 50 से या 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ, द विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और प्लेन पर हम 2 प्रकार की सुविधाएं कर सकते हैं, या तो हम उस पर खेती कर सकते हैं या अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे लगा सकते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 3% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया कंट्री एंड एंश्योर द perennial flow of some rivers.
ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी अफोर्ड टूरिज्म्स एंड इकोलॉजी एस्पेक्ट्स। ठीक है, और हम इस पे क्या कर सकते हैं, माउंटेन्स के जो है वो 30% एरिया सरफेस पर ही वो माउंटेन्स हैं। ठीक है, और एंश्योर द पेरिनिकल फ्लो रिवर्स, और माउंटेन से क्या होता है, माउंटेन से ही क्या होती है आपकी रिवर्स फ्लो करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें पहले वाले उसमें कि जो माउंटेन्स होते हैं उनको काट कर ही ये हमारी जो रिवर्स होती हैं फ्लो करती हैं। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म्स, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार की टूरिज्म्स के लिए फैसिलिटी मिलती है, एंड इकोलॉजी एक्सपेक्ट्स, और यहाँ पर इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स भी मिलती हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर, भालू, मकाऊ, तोते वगैरह। ठीक है, अलग अलग प्रकार की हमें यहाँ क्या है वन्य जीव जातियाँ मिलती हैं। ठीक है, और पौधों की भी अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, इसलिए इस शब्द को यहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कहा गया है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि पूरी तरह से जो हमारा पर्यावरणीय पहलू है। ठीक है, और पर्यावरणीय पहलू में क्या आते हैं हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे। ठीक है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन्स। 20% एरिया पे क्या होता है, प्लेटू रीजन्स पर। ठीक है, प्लेटू रीजन्स यानी कि वहाँ पर पठारी एरिया में या पठारी क्षेत्र जो है भारत में वो 27% है। और 27% कैसे है, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेनिसुलर है, यानी कि वी आकार का है। पेनिसुलर यानी कि वी आकार का है, और ये तीनों ओर पानी से घिरा है। यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की साइड में हिंद महासागर है। ठीक है, तो तीनों ओर पानी से घिरे हुए भाग को ही पेनिसुलर कहा जाता है, प्रायद्वीप या भारत कहा जाता है। और ये क्या है, इसमें बीच में जो है ये जो इतना हिस्सा है, और ये इसमें प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, और ये ज़मीन से 300 या 400 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि हमारे मैदानी भागों से ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वतों से इनका ज्वालामुखी से के फटने से जो लावा निकला है उनसे इस एरिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, इट प्रोसेस रिच रिजर्व फॉर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं इन पठारी एरियो में, और ये हमारे लिए फॉसिल फ्यूल हमारा वो होता है जिसमें से हम खनिज तेल वगैरह निकालते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट भी मिलते हैं, यहाँ पर जंगल भी पाए जाते हैं प्लेटू एरिया में। लैंड यूटिलाइजेशंस, लैंड का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिर्फ डायग्राम्स दिए थे, तो उसके द्वारा तो चीज़ों को सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू हम पूरे चैप्टर को मैंने बताया था कि समराइजिंग कर सकते हैं, मगर इसके बाद क्या है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में आसानी होगी। तो चलो हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशंस। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फ्लोइंग पर्पज। लैंड को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, एक तो जंगलों में यूज करते हैं जंगल के लिए। ठीक है, फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस, लैंड क्या है कि कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जोन सी। बैरन एंड वेस्ट लैंड, बैरन और वेस्ट लैंड वो होती है जो अनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि जिस भूमि पर हमारी अनफर्टिलिटी होती है उस, यानी कि पूरी तरह से जो भूमि उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, उसको हम बैरन बोलते हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, और वेस्ट लैंड का वो होता है जहाँ पे कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती, जिस भूमि में कोई भी बीज वगैरह उसमें डाला नहीं जा सकता, पूरी तरह से वेस्ट है, यानी कि पूरा दलदली इलाका है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके गुजरात में सरक्रीक द्वीप का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है, ये हमारा गुजरात है, और गुजरात के इतने हिस्से में हमारे कच्छ का रण है, और यहाँ पर दलदली इलाके में कोई भी फसल नहीं बोई जा सकती। ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस बिल्डिंग रोड्स एंड फैक्ट्री। ठीक है, और लैंड का यूज़ वहाँ भी एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता, जो पूरी तरह से वहाँ पे क्या हो रहा, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, फैक्ट्री बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपके घर बने होने के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती।
3. The other uncultivated land excluded the flowlands, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. परमानेंट पास्चर मतलब ग्रेजिंग लैंड्स का मतलब है कि यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है, पशुचारण होता है. ग्रेजिंग लैंड्स का मतलब होता है जिस पर गडरिये अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं. वो भी भूमि, उस भूमि पर भी कृषि नहीं की जा सकती. ठीक है. अब क्या है, लैंड अंडर द मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स, द ग्रोव्स नॉट इंक्लूड नेट शोन एरिया. नेट शोन एरिया बता चुका हूँ मैं इसके बारे में. और मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स का मतलब है कि जहाँ पर ट्री को उगाया जाता है. और नेट शोन एरिया का मतलब है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश ना आने के कारण कोई भी एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या किया जाता है, पेड़ों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को रोक लिया जाता है. और जो नीचे हमारी छोटी छोटी फसलें होती हैं, देखो एग्जाम्पल फॉर, जो हमारी छोटी छोटी फसलें होती हैं उन फसलों पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से ना पड़ने के कारण वे नहीं उग पाती. ठीक है. कल्चरेबल वेस्टलैंड्स अनकल्टिवेटेड मोर देन द 5 ईयर्स. ठीक है. और जो पूरी तरह से 5 साल के अंदर, यानी कि एक क्या होता है, हमारी भूमि जो होती है वो लगातार भूमि बोते रहने के कारण वो 5 साल में पूरी तरह से अनफर्टिलिटी हो जाती है, उसमें कोई भी फसल नहीं बोई जा सकती. द फॉलो लैंड, फॉलो लैंड का मतलब है फैलो लैंड. फैलो लैंड का मतलब है, ठीक है, द करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर वन लेस देन द एग्रीकल्चर ईयर्स. ठीक है. फैलो लैंड का मतलब है कि जो 1 साल के अंदर पूरी की पूरी क्या है कि उसमें एग्रीकल्चर्स 1 साल तक ही हुआ है, बाकी उसके बाद नहीं हुआ है. अदर देन कल्चर फॉलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड द पास्ट 1 to 50 ईयर्स. और वो भूमि जिसमें 5 साल तक कुछ भी नहीं बोया गया है. कुछ इस प्रकार की भूमि भी होती है जिसमें 5 साल तक भूमि में कुछ नहीं बोया गया है. नेट शोन एरिया, तो हम डिफाइन करते हैं नेट शोन एरिया क्या है. ठीक है. एरिया शोन द मोर देन द वंस इन द एन एग्रीकल्चर द प्लस नेट शोन एरिया इज अ नाउन द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ठीक है. ग्रॉस क्रॉप्स एरिया वो होता है जब सपोज 1 साल में मैंने 1,000 गेहूँ की बोरी थी. ठीक है. फिर ज़रूरी नहीं है कि वो अगले साल भी 2,000 बोरी हो जाए या 3,000 बोरी हो जाए या 1,000 ही बोरी हो. ठीक है. 500 भी हो सकती हैं, 600 भी हो सकती हैं. तो टोटल नंबर जैसे 1,000 प्लस 500 प्लस 600, इसी तरह से 5 को करने के बाद हम इसे डिवाइड कर देते हैं 5 से. ठीक है. तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं 1 वर्ष में. ठीक है ना. तो इस तरह से ये देखते हैं कि हमने पूरे 5 सालों में टोटल एग्रीकल्चर्स पे फसल कितनी की. और जो ये रिवेन्यू कलेक्शन का है ये राजा टोडरमल के द्वारा दिया गया था. और टोडरमल कौन थे, टोडरमल थे भू राजस्व प्रणाली के जनक. ठीक है. यानी कि जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे. ठीक है. तो कल हम, ठीक है, कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लैंड यूज इन पैटर्न्स इन इंडिया. ठीक है. कि भारत में अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स किस प्रकार से यूज़ किए गए हैं. ठीक है. थैंक्स यू फॉर वाचिंग. और देखेंगे फिर हम इसमें अलग अलग प्रकार की सोयल कैसी है, जैसे ब्लैक सोयल कैसी है. ठीक है. और फॉरेस्ट और माउंटेन सोयल कहाँ कहाँ मिलती है. ठीक है. इस प्रकार से हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग.